गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप सब कैसे हो? बेटा आशा करते हूँ कि घर पर आप सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे बेटा। और बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप सब थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर करवाते रहना, ठीक है बेटा। पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी बहुत जरूरी है जीवन में। और बेटा उनको अगर आप इसी समय पर थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो आगे जाकर आपको सहूलियत होगी, ठीक है बेटा। चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। दिस इज स्टडी टाइम, ओके। हाँ जी, तो बेटा हमारा कुछ अंश हो गया था बेटा। पेज नंबर 38 स्पर्श आप निकालिए बेटा। हाँ जी, अब चलो बेटा शुरू करते हैं। शरद जोशी जी ने बताया हमें कि किस प्रकार अतिथि के आने पर कैसी स्थिति हो जाती है, और उन्होंने वो एक व्यंग लेखक हैं, व्यंगकारी लेखक हैं। और बेटा वो जो बेटा लिखते हैं तो वो पूरे बेटा व्यंग उसमें निहित होते हैं। व्यंगों के जरिए यानी कि ताना मारकर वो समाज की स्थिति से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। अब देखिए बेटा, आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं, लेखक यही कहते हैं कि आशंका यानी कि उनके मन में भय बना हुआ था कि अभी भी अतिथि नहीं लौट रहे हैं। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए, तुम यहीं हो। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि लॉन्ड्री पर जो कपड़े दिए थे वो भी धुल कर आ गए हैं, और तुम अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, और तुम अभी भी यहीं पर हो। और तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब फीकी पड़, अब लुप्त सी हो गई है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो तुम्हें देखकर मुस्कुराहट आती थी वो भी अब पूरी समाप्त हो गई है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे खत्म हो गई है। ठठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, यानी कि जब बेटा अतिथि आता है तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं, और बेटा इस तरह की बातचीत करते हैं कि हंसी मजाक इस प्रकार का कोई भी वाक्य कहते हैं, और खुशी का माहौल होता है। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि उपमा दी है लेखक ने कि रंगीन गुब्बारे, हंसी के ठठाकों के रंगीन गुब्बारे हमारे घर के आसमान में उड़ रहे हैं, अब दिखाई भी नहीं पड़ रहे, और अब तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों में टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि लेखक क्या कहता है कि एक बॉल को जब हम धरती पर मारते हैं तो वो इधर उधर कोनों में घूम घाम कर बीच में टप्पे खा कर शांत हो जाती है। उसी प्रकार अतिथि से कितनी बातचीत की जा सकती है। तो बातचीत का जो जरिया था वो भी खत्म हो गया था। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कल से मैं उपन्यास पढ़े जा रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलटते जा रहे हो। यानी कि तुम तो कोई ना कोई पत्रिका या अखबार हो गया तो उसके पन्ने छांटते जा रहे हो, और मैं क्या हूँ, मैं बस चुपचाप उपन्यास यानी कि नॉवल पढ़े जा रहा हूँ। शब्दों का लेन देन तो समझो मिट गया है, यानी कि जो हमारी बातचीत है, जो हमारा संवाद का तरीका है वो तो खत्म हो गया है। चर्चा के विषय सभी चुक गए हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, रिश्तेदारी, राजनीति, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि चुपचाप आंख मारने वाली पुरानी प्रेमिकाओं का भी हमने जिक्र कर लिया है। लेकिन अब तो एक चुप्पी छाई हुई है, यानी कि
लेखक क्या कहते हैं कि हमने हर प्रकार की बातचीत करके देख ली। हमने हर प्रकार की बातचीत यानी कि साहित्य के ऊपर भी बात कर ली, राजनीति के ऊपर भी बात कर ली, सरकार के ऊपर भी बात कर ली, मौसम के ऊपर भी, मीन्स हर एक विषय को ले लिया। लेकिन अब उनके पास कोई भी चर्चा का विषय यानी कि बात करने का विषय, संवाद का विषय बचा ही नहीं। और सब कुछ ऐसे हो गया जैसे सब चुपचाप शांत हो जाता है। सो हृदय अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सो हृदय यानी कि जो अच्छा हृदय था वो अब धीरे धीरे बोरियत महसूस कर रहा है, यानी कि बोरियत की तरफ हम जाते जा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल ही देखते जा रहे हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जो हमारी भावना थी, हमारी भावना कैसी थी कि उनको मीठी मीठी मुस्कान के साथ अंदर लेकर आए, हाथ जोड़कर आदर सत्कार किया, डिनर और लंच की गरिमा दी हमने भोजन को, कि वो सब खत्म हो गया। अब वो सब खत्म हो गया और अब भावनाएं गाली गलोच पर उतरने वाली लग रही हैं, पर तुम नहीं जा रहे हो। यहाँ पर लेखक फिर कहते हैं कि पर अतिथि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी अदृश्य गोंद की तरह तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। यानी कि लेखक क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम एक अदृश्य गोंद की भांति, गोंद यानी कि गम, यानी कि गोंद की भांति तुम यहीं पर ही, इस स्थान पर ही चिपक गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पर लेखक के मन में बार बार यही भावना आ रही है कि तुम अब कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। अब लेखक की पत्नी पूछ रही है उनसे क्या, कि कब तक टिकेंगे ये। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि पत्नी पूछ रही है कि भाई कब तक रुकेंगे। मैंने कंधे उचकाकर, यानी कि ऐसे करके कंधे उचकाकर कहा, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, चलो बनाओ। हाँ जी, अब देखो बेटा, जो बेटे लंच की गरिमा थी, डिनर की गरिमा थी, वो खिचड़ी पर आ गई है। यानी कि वो भी भोजन पका पका कर थक गई हैं। हाँ जी, क्यों? साथ में उनके निजी पल बेटा खराब हो गए और साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। सत्कार की उष्णता समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जो सत्कार यानी कि आदर का जो भाव था वो टोटली खत्म हो गया है और उसकी जगह अब बेटा गालियां की भावना पर आ गए हैं। यानी कि डिनर से चले थे और वो खिचड़ी पर आ गए हैं। हाँ जी, अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो तुम्हें उपवास तक जाना होगा। यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि बिस्तर को गोलाकार, यानी कि बेटा उस समय में बेटा कहीं पर भी जाते थे तो हम बिस्तर साथ लेकर जाते थे। ज्यादातर जो भी लोग बेटा, ये कहानी 1931 से 1991 तक की ये कहानी, उनका लेखक का जीवन काल रहा है। उस काल में ज्यादातर लोग जब भी कोई यात्रा पर जाता था तो अपना बिस्तर, तौलिया, अपने कपड़े, इस प्रकार की चीजें, एक छाता, इस प्रकार की चीजें अपने साथ लेकर जाते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो तुम्हें उपवास तक जाना होगा। यानी कि डिनर के बाद साधारण खाने पर आए वो,
साधारण खाने के बाद वो खिचड़ी पर आ गए हैं और अब कहते हैं कि अब तो उपवास की स्थिति पनपती जा रही है। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरण क्षण है। यानी कि अब तुम ये जो तुमने अभी तक तो तुमने बहुत अच्छे से यहाँ पर रुक गए हो, लेकिन तुम्हारा समय बढ़ता जा रहा है और आपस में हमारे संबंध खराब होने का लेखक को डर लग रहा है और वो कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपके लिए भी सही रहेगा और साथ में हमारे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि अतिथि का एक भाव होता है, एक सीमा होती है। जो कोई उस सीमा को लांघने की कोशिश करता है तो स्थिति भयावह बन जाती है। यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो लेखक फिर व्यंग करके कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर तुम्हें रहना अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता ही है। अगर बस चलता तो तुम्हें तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। क्यों गाए जाते हैं? होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है। स्वीट होम किस लिए कहा जाता है? जब बेटा यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि हमें दूसरों के यहाँ जाना तो अच्छा लगता है, आतिथ्य भाव जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, आदर सत्कार होता है, कई तरह के व्यंजन होते हैं, लेकिन जब अतिथि कई दिन तक वहाँ पर रुक जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। तो लेखक कहता है यहाँ पर कि भाई सभी को अपना होम यानी कि घर, अपना घर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो स्वीट होम होता है। स्वीट होम में क्या होता है बेटा, क्या दिखाया है कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पर रहते हैं, उठते बैठते हैं, अपनी मन मर्जी से हर कार्य करते हैं, तो इसलिए वो हमें अपना घर स्वीट होम लगता है। हाँ, अब देखो बेटा, स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करता है कि अतिथि को कई दिन तक नहीं रुकना चाहिए, दूसरे की स्वीटनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अभी भी लेखक बेटा अपनी सीमा में है और अपनी सीमा में रहकर वो क्या कहता है कि अभी भी गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की बेटा परिचित किरण होगी। यानी कि कहने का भाव है कि यहाँ पर रुके हुए आपको 5 दिन हो जाएंगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। यानी कि तुम अपने आप अपने घर जाने के बारे में कहोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक इकट्ठे नहीं रह सकते। अब देखो, इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, देवता और मनुष्य इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ पर लेखक फिर व्यंग कर रहा है और कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम अतिथि को देवता मानते हैं,
लेकिन लेकिन देवता और मनुष्य कभी इकट्ठे नहीं रहते। हाँ जी, देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। देवता का काम क्या होता है कि वो आते हैं और दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट कर जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित होगा। यानी कि जो देवता का जो भाव होता है वो हमारी नजरों में बना रहेगा, नहीं तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो लेखक है वो गेट आउट वाली स्थिति कहने की आ गई है, लेकिन वो एक भारतीय है और वो कहता है कि भाई अभी भी भाव हैं, आप आराम से चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि भाई अतिथि अब तुम चले जाओ। वो भाव भीनी उसको विदाई देना चाहता है। बेटा जी, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, और जिस दिन हमारी लाइव क्लास होगी उस दिन मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा? हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू।